अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने अपने इर्द गिर्द बुलंद व बाला इमारतें और मीनारात देखे हैं और उनकी बुलंदी पर हैरान भी होते हैं और ये भी जानते हैं कि जदीद दौर में ये ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बुलंद व बाला इमारतें बनाना अब से नहीं बल्कि बहुत पीछे जाएं तो 50,000 साल पहले भी ऐसे बड़े बड़े मीनार और इमारतें बनाई जाती थी और इंसानी सोच दंग रह जाती है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर एक इंसान से ये काम कैसे मुतवक्किल था। दोस्तों, उन बुलंद व बाला मीनारों में से एक नाम अहराम मिस्र के नाम से मशहूर है। आइए दोस्तों देखते हैं कि साइंसदानों की साइंस और कुरान इस बारे में क्या कहता है। अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अहराम मिस्र इतने अजीम शान है कि उनकी तामीर के लिए लाखों मजदूर भी नाकाफी रहे होंगे। मिस्र के साथ ही अहराम मिस्र का नाम जहन में ना आए हमारे लिए ये सोचना भी मुमकिन नहीं, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि मिस्र की शोहरत को 4 दांग आलम में फैलाने के लिए जितनी खिदमात अहराम मिस्र की हैं उतनी किसी वजीर, सफीर या सकाफती नुमाइंदे की नहीं। सभी जानते हैं कि अहराम मिस्र की बरसा बरस से कायम व दायम मकबूलियत में असल हाथ उस पुरस्कारियत का है जो सदियों से उन अजायब आलम से वाबस्ता चली आ रही है। फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वाकयात तो दुनिया जमाने को मालूम है, लेकिन आज तक कोई पूरे वसूख से ये नहीं बता सकता कि आखिर अहराम मिस्र की तामीर कैसे हुई थी। जदीद तहकीक कुछ यूं कहती है। फ्रांस और अमेरिका के मुहक्किकीन ये दावा करते हैं कि बड़े पत्थर जो फिरौन ने अहराम तामीर करने के लिए इस्तेमाल किए सिर्फ गारा था जिसको बहुत ज्यादा हरारत पर पकाया गया था। अहराम मिस्र जिनको दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, क्या साइंसदान इस मामले के मुतालिक जान सके हैं कि कदीम मिस्र में अहराम मिस्र कैसे तामीर किए गए? क्या कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि अहराम को जिन्नात ने तामीर किया? क्या ये मान लेना चाहिए कि बाहर की मखलूक ने अहराम मिस्र को तामीर किया? ये सोच पूरी दुनिया में काफी अरसे से छाई हुई थी, लेकिन फ्रांसीसी और अमरीकी साइंसदानों की जदीद तहकीक इस सोच को हमेशा के लिए तब्दील कर देगी और यह अहराम की तामीर के भेद की एक सादा सी साइंसी वजाहत बयान करेगी। लेकिन यह अजीब भेद और राज कुरान में 1400 साल से मौजूद है। ये माना जाता था कि फिरौन ने पत्थरों को तराशा, लेकिन सवाल पैदा होता है ये कैसे हो सकता है कि तमाम पत्थर बिल्कुल यकसा और एक सतह में हो और उनके दरमियान किसी किस्म का फासला भी मौजूद ना हो? और कहाँ गया वो साजो सामान और छिनियां जो इन पत्थरों को तराशने के लिए इस्तेमाल हुई? ये दरियाफ्त इस चीज की तस्दीक करती है कि ये गलत था जो साइंसदानों ने कहा कि अहराम पत्थरों से तामीर किए गए थे। करीब तरीन जवाब जो मंतक और सच्चाई के करीब तरीन हो सकता है वो ये कहता है कि फिरौन का तमद्दुन गारे पर तामीर किया गया था। आइए पहले ये वाजे कर दें कि अहराम मिस्र खलाई मखलूक ने नहीं बनाए थे। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4,500 साल से जायद गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से जायद अहराम मौजूद है। हर अहराम एक तामीरी मौजज़ा है जिसमें सबसे बड़ा अहराम जीजा का है जो फिरौन खौफो या खुपियस या खोपस के लिए बनाया गया। ये अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तामीर में 20,300,000 से जायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। शानदार इमारतें, ये यकीन करना आसान नहीं कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। बरतानवी मौरिख ग्रेग जेम्स ने तारीख के दिलचस्प पहलुओं को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख और खलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पार्कक और अमरीकी मिस्री मज़ाहनिगार मारिया शहाता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की। वो ज़हीन रियाजीदान थे। अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके। और ये भी तयन किया गया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खोफो अहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को अहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई है तो वो सकरा में पहले अहराम के डिजाइनर एमहोतेप हैं।
ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور ایک معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا کہ آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا، جو جیمز فریزر اور رچل ویز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ کارکن توانا اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اہرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ یہ کارکن ٹیم ورکر تھے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈ آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ اہرام مصر خلائی مخلوق نے تعمیر نہیں کیے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ناک والے مصری مجسموں کا معمہ جس نے بہت سے مفروضوں کو جنم دیا۔ اہرام پانی کے پاس تھے۔ آج جیزا کے اہرام ریت کے ٹینوں کے درمیان واقع ہے، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھی، جس کی وجہ سے اہرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک اہرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ اہرام مختلف اہراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے اہرام، نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ قدیم مصری فانی تھے۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزا کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ وہ خزانے اور خزانوں سے متوجہ تھے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ اہرام جو اپنی پیچیدہ اور پراسرار سلامتی اور تحفظ کے لیے بدنام تھے، ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر، جیسے اہراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا، جبکہ انڈیانا جونز ایک گہری سانس لیتے ہیں، بیکار تھے۔ اور جہاں تک مصری اہراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ راستے میں انتباہ جیسا کچھ ہو، جیسے کہ نو انٹری، آپ داخل نہیں ہو سکتے، یا اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اہرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ اب بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے۔ نئی سائنسی حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی تک اہرام مصر کی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شمار ہوتی تھی۔ نیا نظریہ فرانسیسی ڈاکٹر جوزف ڈیوڈ ویٹس نے پیش کیا
जो अर्जियाती उलूम के इदारे के डायरेक्टर हैं, और वो बयान करते हैं कि अहराम को गारे से तामीर किया गया और इससे बने हुए पत्थरों को मुंतकिल करने के लिए खुसूसी रेलवे का निजाम इस्तेमाल किया गया। तहकीक बताती है कि मट्टी वगैरह दरियाए नील से हासिल की गई और इस मट्टी को पत्थर के मजबूत सांचों में डाला गया और फिर उनको बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर पकाया गया और उनके बाहमी अमल से ये पत्थरों में तब्दील हो गए, जैसा कि आतिश फशा पहाड़ से निकले हुए पत्थर जो लाखों साल पहले बने थे। उन पर खास किस्म की माहिराना इंजीनियरिंग के तजुर्बात किए गए। ये टेक्नोलॉजी किसी चीज के साइज से 100 गुना छोटी चीज का मुशाहिदा करती है और इन तजुर्बात से नैनो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी किसी चीज के साइज से 100 गुना छोटी चीज का मुशाहिदा करती है और इन तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि इन चट्टानों में पानी की एक बड़ी मिकदार मौजूद थी और इतनी बड़ी मिकदार उमूमी तौर पर कुदरती पत्थरों में नहीं पाई जाती। मजीद पत्थरों के अंदरूनी ढांचे का रब्त इस बात की तस्दीक करता है कि ये बेमकसद और बेवजह दिखाई देता है कि पहले पत्थरों को लाया गया और फिर उनको तराशा गया, और हकीकत में इसका इम्कान मौजूद है कि मिट्टी के गारों को सांचों में डाला गया ताकि वो एक शक्ल और एक साइज के पत्थर बन जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम प्लास्टिक के खिलौने वगैरह बनाते हैं ताकि तमाम हिस्से एक जैसे और सीधे रहें। इलेक्ट्रॉनिक खूर्दबीन इस्तेमाल की गई ताकि अहराम में इस्तेमाल हुए पत्थरों का तज्जिया किया जा सके और नतीजा प्रोफेसर डेविड फेट्स की सोच के मुताबिक था और पत्थर के नमूने बिल्कुल वैसे थे जो पकाए हुए गारे के होते हैं। उन्होंने बताया कि कुदरती तौर पर हमारे पत्थर ऐसे नहीं होते और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन पत्थरों को फिरौन ने बनाया और तज्जिया जो एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन मिनी ई स्केल से किया गया। इसकी तरफ इशारा करता है कि इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि पत्थर कुदरती नहीं, साइंसी हकीकत कुरान मजीद के मुताबिक। इन तमाम हकाइक के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो ये है, फिरौन के जमाने में इतनी बड़ी इमारतें जैसा कि अहराम को तामीर करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया, काफी हद तक इसमें गारे को इस्तेमाल किया गया जो नजदीक में वाक़े दरियाए नील से लाया गया, फिर इसमें पानी मिलाया गया और इनको सांचों में डाल दिया गया और आखिर में इनको आग में पकाया गया जब तक कि उन्होंने पत्थर की शक्ल न ले ली, जैसा कि हम आज देखते हैं। ये महारत सन 1981 तक एक छुपा हुआ राज था। फिर एक साइंसदान ने अपना नजरिया पेश किया, फिर एक और साइंसदान ने इस नजरिए की सलाहियत को साबित किया। बगैर किसी शक व शुबहात तजुर्बा गाह में तज्जिए किए गए। आइए कुरान की इस आयत पर गौर करें। जब फिरौन जालिम और जाबिर हुक्मरान बन गया और फिरौन ने अपने आप को मिस्र का खुदा होने का दावा किया, तो फिरौन ने अपने लोगों से क्या कहा, आइए गौर करते हैं। और फिरौन ने कहा, ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता। फिरौन का चैलेंज और तकब्बुर इस हद तक चला गया कि वो अल्लाह ताला की ताकत को ललकारना चाहता था, नऊजुबिल्लाह, और एक बड़ा मीनारा तामीर करवाना चाहता था ताकि उस पर चढ़कर ये देख सके कि अल्लाह ताला कौन है। इसलिए फिरौन अपने लोगों के सामने जो उसको पसंद करते थे ये साबित करना चाहता था कि नाउजुबिल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईमानदार नहीं और फिरौन इस कायनात का हकीकी रब है। फिरौन ने हामान को कहा, जो उसका नायब और शरीककार था, कि एक बहुत बड़ा मीनार तामीर करे ताकि लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह का वजूद नहीं। फिरौन ने तामीर के लिए उस वक्त ये महारत इस्तेमाल की कि मतलूबा पत्थरों को आग पर पकाया जाए जो इस मीनार की तामीर के लिए दरकार थे। इसके बाद फिरौन ने कुछ यूं कहा, सुन ऐ हामान, तू मेरे लिए मट्टी को आग पर पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूं। उसे तो मैं झूठों में ही गुमान कर रहा हूं, लेकिन नतीजा क्या निकला, देखें और सोचें कि फिरौन का अंजाम क्या हुआ। हामान और उसके फौजी, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया। आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देख लो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। क्या कोई कह सकता है कि ये मीनार यही अहराम है? हम कह सकते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं, क्योंकि मीनार ऊंचा होता है, जैसे कोई ब्रिज या टावर या लाइट हाउस जो ऊंचा बनाया जाता है ताकि बुलंदी पर चढ़ा जा सके। अल्लाह ताला ने फिरौन को सजा दी और उसे तबाह बर्बाद कर दिया।
اور اس کے مینار کو بھی تباہ و برباد کر دیا، تاکہ یہ آیت بعد میں آنے والوں کے لیے رہے۔ وہ مینار جو اس نے اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے لیے بنایا تباہ کر دیا گیا، اور ہمیں وہ کسی جگہ نہیں ملتا، یا یہ مینار ہی حرام ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔